अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे जिस कुर्सी के ऊपर बिठाया गया, अक्सर उस कुर्सी के ऊपर दूल्हे लोग बैठा करते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस में ये प्रोग्राम होना और यहाँ पर दूल्हे भाई की कुर्सी के ऊपर बैठना, मुझे 25 साल पुरानी वो बात याद आ गई जब मैं जिंदगी में हकीकत में दूल्हा बना तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से बना था। मैं बैठे बैठे 25 साल पुरानी उस दास्तान को याद कर रहा था जब मैं एक तकरीरी मुकाबले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया था, कॉलेज का स्टूडेंट था। वहां पे तकरीरी मुकाबला था नेशनल लेवल का, और उस नेशनल लेवल के तकरीरी मुकाबले में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट प्राइज मिला था। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बड़ा हॉल है जहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे कॉलेज के लड़के और लड़कियां बैठे थे वो तकरीरी मुकाबला देखने के लिए। मेरे तकरीर से एक लड़की बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वो समझी कि कितना अच्छा बोलता है। बाद में चलकर वो लड़की आज मेरी बीवी है। लेकिन हकीकत ये है कि उस वक्त मैं बोलता था, अब 25 सालों से वो बोलती है और मैं खामोश रहता हूं। मेरे भाइयों, आज मैं आप लोगों के बीच यहाँ पर आया हूं। असद साहब आने से पहले मैं इस वजह से आपसे गुफ्तगू करने के लिए आया हूं कि मुझे कुछ देर बाद यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना है कि हमारे कुछ उम्मीदवारों के साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रचार के लिए जब कोई लोग जा रहे हैं तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर कांग्रेस द्वारा, जेडीयू द्वारा हमारे वर्कर्स के ऊपर, हमारे कैंपेन करने वाले लोगों के ऊपर जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं उसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से शिकायत दर्ज करवाई है कि अगर इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, अगर बिहार में जेडीयू को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, अगर बिहार में आरजेडी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, कांग्रेस को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, तो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को यहाँ पर क्यों रोका जा रहा है? ये सवाल हमने सरकार से किया है। अगर लड़ हो सकते हैं तो लड़ हम भी सकते हैं, हमें ये पूरा अधिकार दिया गया है। हमारी भी राजनीतिक पार्टी है और इलेक्शन जिस तरह से लड़ना चाहिए उस तरह से ही इलेक्शन लड़ा जाए तो बेहतर है। मैं यहाँ पर हमारे उम्मीदवार जनाब इजहार रस्मी साहब के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों से ये गुजारिश करने के लिए कि 7 तारीख का दिन आप लोगों की आने वाली जिंदगी इस मुल्क के अंदर कैसी होगी ये तय करने वाला दिन है। वो इसलिए तय करने वाला दिन है कि आप देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से कैसे कैसे कानून लेकर आ रही है और उनकी मंशा सिर्फ यही है कि किस तरह से इस कौम को डराया जाए, इनके अंदर एक खौफ का माहौल तैयार किया जाए, ऐसे ऐसे कानून लेकर आए कि जहां पर हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस मुल्क के अंदर पैदा हुई है, इस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं। जब ये मुल्क का बंटवारा हो रहा था और हमारे परदादाओं को पूछा जा रहा था कि तुम्हें यहाँ रहना है या तुम्हें पाकिस्तान जाना है, तो हमारे पुरखों ने ये कहा कि हम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। हमारा यही मुल्क है, हम भारत के रहने वाले हैं। लेकिन आज हमसे ये सवाल किया जा रहा है कि साबित करो कि तुम अगर इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं तो तुम दस्तावेज दो, हम देंगे। मोदी जी, पहले तुम साबित करो कि तुम इस देश के अंदर पैदा हुए।
अमित शाह को साबित करने दो, उसके बाद हम भी करेंगे। क्योंकि अगर कानून बनता है तो कानून सभी के लिए बराबर होता है। उनके लिए अलग कानून और मेरे लिए अलग कानून, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन डराओ, इस कौम को डरा कर रखो। वो ये नहीं जानते हैं कि ये कौम डरती है। मोदी साहब सुनिए, मैं भी आपको कह रहा हूं, अमित शाह जी सुनिए, आप, हम डरते हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कभी वो दिन आए जब तुम्हारे जैसे लोगों से हम डरने लगे। हम अपने सिर्फ खुदा से डरते हैं, हम अपने अल्लाह से डरते हैं। तुम्हारी हुकूमत कितने वक्त के लिए आई है? जिंदगी भर कोई नहीं रहा है तख्त-ओ-ताज पे, बड़ी बड़ी हुकूमतें पलट जाती है। तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें भी नीचे आना होगा। और अगर तुम ये समझ रहे हैं इस कौम को डराएंगे, इन्हें दबाएंगे, सीए एनआरसी के कानून के तहत मुसलमानों को उनकी वफादारी का सबूत देना होगा, इस मुल्क के अंदर पैदा हुए थे या नहीं पैदा हुए थे ये साबित करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा साहब ने ऐलान किया है कि बिहार का इलेक्शन खत्म होने दो, हम एनआरसी सीए दोबारा लागू करेंगे, इस मुल्क के अंदर लागू करेंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप हमें डरा रहे हैं, आप हमें डराना चाहते हैं, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सुनिए, सरकार में बैठे लोग जो अपनी ताकतों के ऊपर इतना घमंड कर रहे हैं, इतना गुरूर कर रहे हैं, ये ताकत तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। कितना डराओगे? पिछले 74 सालों से तुमने यही कुछ खेल खेलते आए हैं, हमको डराओ। आज जिस तरह से हमारे नुमाइंदों के ऊपर, असद साहब के ऊपर जिस तरह की नुक्ताचीनी की जा रही है कि नहीं वो आए हैं यहां पर तो किसी को जिताने के लिए आए हैं, किसी को हराने के लिए आए हैं, उनके आने से इसको नुकसान होगा, उसको फायदा होगा। हमने 74 सालों तक ऐरे गैरों के फायदे के बारे में सोचा, वो फायदा हमारा उठाते रहे और हम नुकसान सहते रहे। अब हम अगर आए हैं तो सिर्फ अपनी और हमारी कौम के फायदे के बारे में सोचने के लिए यहां पर आए हैं। हम कब तक ऐरे गैरों की चौखट के ऊपर बैठे रहेंगे? सबको हम अपना नेता मान सकते हैं और मानते आए हैं। इतने सालों तक मुसलमान इस मुल्क का किसके साथ था? तो कोई लालू का साथ दिया, कभी नीतीश का साथ दिया, कभी राहुल गांधी का साथ दिया। बदले में क्या मिला इस कौम को? आज सीमांचल की गलियों में जब हम घूमते हैं, हमारी मां और बहनों की हालत देखते हैं, आधे कपड़े पहने हुए हमारे मासूम बच्चों की जब हालत देखते हैं तो हमारे को भी तकलीफ होती है। इनके मुस्तकबिल के बारे में कौन सोचेगा? वो इसलिए आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, वो इसलिए आपको पीछा रखना चाहते हैं, वो इसलिए आपकी तरक्की नहीं चाहते। आपके इलाकों के अंदर वो स्कूल कॉलेजेस नहीं खोलना चाहते। इसीलिए यहाँ बिहार का नौजवान आज पूरा हिंदुस्तान जा रहा है सिर्फ अपनी रोजी रोटी की तलाश में। अगर तुम ये कह रहे हैं कि अगर तुम सबका विकास करना चाहते हैं तो सीमांचल को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? सीमांचल की तरक्की के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता है? इसलिए नहीं सोचा जाता है क्योंकि इस इलाके के अंदर आबादी आप लोगों की है और आप लोग जिस दिन तरक्की हो जाएगी आप लोगों की चलिए
चलिए नहीं ये सब ये एक रहने दो बस। चलिए आप रहिए। चलिए। तो आप लोग को इसलिए पीछे छोड़ा जाता है कि जिस दिन ये कौम पढ़ लिख लेगी, जिस दिन ये कौम अपने हक की लड़ाई करना शुरू कर देगी, तो ये कौम बहुत आगे निकल जाएगी और इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की दुकानें बंद हो जाएगी। इस डर और इस खौफ से आपके इलाकों के अंदर ना तो स्कूल खोले जा रहे हैं, ना कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, तालीम से आपको दूर रखा जा रहा है। दोस्तों, इस मुल्क के अंदर हमने अपना इंसाफ मांग कर देशद्रोही हो गए, वो खतरे आम करके प्रधानमंत्री और मंत्री बन गए। हम इंसाफ मांग कर देशद्रोही हो गए, वो खतरे आम करके प्रधानमंत्री और मंत्री हो गए। हमने इंसाफ मांगा तो हम फसादी हो गए, सरकार की हुकूमत की नजर में माओवादी हो गए। वो हमारी मस्जिद तोड़कर भी देशभक्त है, हम तो सिर्फ उर्दू तोड़कर देशद्रोही हो गए। वो हमारी मस्जिद तोड़कर भी देशभक्त है, हम सिर्फ उर्दू बोलकर देशद्रोही हो गए। ये कैसा इंसाफ है? मैंने किसी एक महफिल के अंदर ये शेर पढ़ा था, उसके बाद भाजपा के लोगों ने मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत करी। उन्होंने पुलिस में जाके कहा कि देखिए साहब, ये एमआईएम के सांसद ने देश के प्रधानमंत्री और मंत्री को कहा है कि खतरे आम करके ये प्रधानमंत्री और मंत्री हो गए। पुलिस में आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि साहब आपने ऐसा कहा। मैंने कहा तो बोले साहब आप देश के प्रधानमंत्री को ये कह रहे हैं कि वो खतरे आम करके प्रधानमंत्री बन गए। तो मैंने कहा बोला तो बोले आपके ऊपर केस रजिस्टर होगा। मैं बोला करो। लेकिन फिर मैंने सवाल किया, मैंने किस देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोला? तो पुलिस वाला मुझे देखकर बोला, भाई ये मजलिस वाले ऐसा ही करते हैं, जो बोलना है वो बोलकर निकल जाते हैं और बाकी लोगों के हाथ में बाबा जी का ठुल्लू आ जाता है। पुलिस वाले ने मुझसे कहा, साहब सर आपका नाम नहीं लिए, लेकिन हमको मालूम है कि किस प्रधानमंत्री ने कत्लेआम कर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठा है। मेरे भाइयों, आज इस मौके के ऊपर इस धरती धूप में इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह 7 तारीख के दिन जब इलेक्शन का दिन आएगा तो आप लोग पूरी ताकत के साथ इल्हाज इजाज असवी साहब के लिए घरों के बाहर निकलेंगे। थोड़ा वक्त निकालिए, 7 तारीख के दिन सुबह उठिए और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के लिए आप लोग उसके हक में वोट डालिए, ताकि 10 तारीख के दिन जब नतीजे निकले चचा, तो हम भी महाराष्ट्र के अंदर सीना चौड़ा करके फख्र से वहां पर बोले कि हम भी गए थे बिहार के अंदर और इसार साहब की जीत के अंदर उस सहरे में छोटा सा फूल हम लोगों का भी लगा हुआ है। मेरे भाइयों, इतने सालों तक हम इलेक्शन के वक्त हम बढ़ जाते हैं और इस बार भी बड़े होशियार रहिएगा। आपको इजहार साहब ये बात बताएंगे कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है तो कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जेडीयू वाला ये सोचता है कि मैं हार गया चलेगा, आरजेडी जीत गया चलेगा, लेकिन मजलिस नहीं जीतना चाहिए। लालू सोचता है मैं हार गया चलेगा, जेडीयू बीजेपी जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस नहीं जीतना चाहिए। ये पूरे के पूरे एक साथ मिलकर हमें हराने के लिए कोशिश में जुट गए हैं, लेकिन तुम कितनी भी कोशिश कर लो, अगर वो हमें जिताने के लिए तैयार है तो दुनिया की कोई ताकत हमें हम उस पर यकीन रखते हैं।
हमारा काम क्या है? हमारा काम महज इतना है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे। दोस्तों, पूरे महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं। 48। कांग्रेस भी लड़ती है, शरद पवार साहब की पार्टी भी लड़ती है, सेना भी लड़ती है, भाजपा भी लड़ती है। पिछले 20 सालों से, लगातार 20 सालों से मेरे अपने शहर औरंगाबाद में शिवसेना का सांसद वहां पर चुनकर आता था। शिवसेना का जब हम मैदान में खड़े रहे तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए और उन्होंने कहा कि ये मजलिस जो यहाँ पर अपने उम्मीदवार को खड़े करी है, ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को जिताने के लिए खड़ी है। ये इनकी बी टीम है, सी टीम है। हमने अपने आवाम से कहा कि किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन के दिन हम जवाब देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब नतीजे का दिन आया, सुबह से लेके ऐसा ही मैदान था, खुला मैदान। 23 मई का दिन, रमजान का महीना, रोजे की हालत में नौजवान बुजुर्ग, हमारी माएं और बहनें ऐसे ही सुबह से सहरी करके काउंटिंग सेंटर के बाहर आकर बैठ गए, इस उम्मीद पे, इस यकीन के ऊपर कि 20 सालों के बाद अल्लाह हमें खुशी नसीब करेगा। आज हम जश्न मनाएंगे इस रमजान के मुबारक महीने के अंदर। सुबह से लेकर शाम तक हम आगे चल रहे, शिवसेना पीछे चल रही। असर का वक्त आता है, हम असर की नमाज पढ़ के जैसे ही बाहर आते हैं तो खबर मिलती है कि शिवसेना आगे हो गई है और हम पीछे चले गए हैं। उस वक्त जो नौजवानों की कैफियत थी, वो आज भी मैं देखता हूं, महसूस करता हूं, सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं वहां पर उस पोलिंग बूथ के ऊपर आता हूं तो नौजवान लड़कों की आंखों के अंदर आंसू, वो रो रहे कि 20 साल इस दिन के हम इंतजार में थे। हम रोजे की हालत में, तपती धूप में यहाँ पर बैठे थे कि आज इफ्तार का वक्त आते आते हमें जश्न मनाने का मौका मिलेगा। मैं लड़कों की हालत देखकर वहीं पर काउंटिंग सेंटर के कोने में जाता हूँ। मैं के नमाज अदा करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करके कहता हूँ कि अल्लाह, ये हजारों और लाखों सर जो सजदे में गिरे हैं तेरे, इन्हें मायूस मत करना, इन्हें मायूस मत करना। मैं गिरा कर अल्लाह से रोकर उस वक्त जब शिवसेना वाले जश्न मनाना शुरू कर दिए, पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए, हमारे बुजुर्ग आंखों में आंसू लेकर अपने हाथ ऊपर उठाकर अल्लाह की तरफ मांग रहे। मैं जैसे ही नमाज पढ़कर बाहर निकलता हूँ, मैं जैसे ही नमाज पढ़ के बाहर निकलता हूँ, मेरे भाइयों देखिए अल्लाह की ताकत क्या होती है। एक अधिकारी मेरे करीब में आता है और वो मुझे कहता है कि इम्तियाज भाई आप निकल गए। सोचिए दोस्तों, वो मंजर कैसा रहा कि जिस शिवसेना को इस बात का गुरूर था कि औरंगाबाद हमारा गढ़ है, शिवसेना का गढ़ है, अरे हम एक ताकत बनकर खड़े क्या रहे, उस गढ़ में शिवसेना को गाड़ कर हम लोगों ने हमारा हरा झंडा वहां पर लहराया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, यहाँ पर भी अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेता आप लोगों के बीच आने वाले हैं। वो कौम के दलाल जो चंद पैसों की खातिर इस कौम को बांटने का काम करते हैं इलेक्शन के वक्त में, क्या ये पैसा लो और इस कौम को बांटने का काम करो, यही करते आए हैं। बस हमने एक धक्का वहां लगाया था। मैं बिहार के नौजवानों से, बुजुर्गों से, मेरी माँ और बहनों से यह अपील करना चाहूंगा, बिहार में एक धक्का लगाओ तो सही देखा जाएगा। एक धक्का, एक ताकत बनकर खड़े रहो मेरे भाइयों। मैं आपको यकीन
यकीन दिलाता हूं कि 10 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, इजहार साहब, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी जीत का जश्न सिर्फ बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के बशर्ते आपका एक वोट बहुत मायने रखता है मेरे भाइयों, बहुत मायने रखता है। मेरी माँ और बहनों से मैं ये हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, 7 तारीख के दिन अपने शौहर को आदत होती है नींद में से उठ के कहेंगे बेगम चाय बनाओ, नाश्ता दो। लड़का उठेगा नींद में से और कहेगा कि अम्मी चाय दो, तो बोलना आज तुझे ना तो नाश्ता मिलेगा ना चाय मिलेगा, तू पहले जा पतंग के ऊपर मोहर लगा के आ, तो ही चाय मिलेगी, नाश्ता मिलेगा। अगर ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जीत हमारी यकीनी है। मैं सिर्फ आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़े, हम लोग किसी भी तरह की ऐसी हरकत ना करें कि जिसके नुकसान मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को। दोस्तों, इतने सारे लोग यहाँ पर स्टेज के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं, जहाँ जहाँ पर भी मजलिस के उम्मीदवार खड़े हैं, गली कूचों के अंदर हमारे नौजवान वहाँ पर पैदल घर घर जाकर आप लोगों से सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं। हम जब उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों आए हैं, तो उनका यही कहना है कि बिहार से न जाने क्यों अंदर से एक आवाज आ रही है कि बिहार इस बार इंकलाब लेकर आने वाला है, बिहार के अंदर कामयाबी हम सबको मिलने वाली है। उस यकीन के साथ हम आए हैं। हमें मायूस मत करना मेरे भाइयों, हमें मायूस मत करना। आज अगर बिहार इजहार असफी साहब अगर विधायक बनेंगे और इंशाअल्लाह आप लोग इन्हें विधायक बनाएंगे, विधायक तो ये बन जाएंगे, इससे ज्यादा मायने ये रखता है कि इनके विधायक बनने से ताकत मिलेगी मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को। वो ताकत मिलेगी जो आज इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, जहां पर 550 के उस ऐवान के अंदर जहां आपके चुने हुए एमपीज भी बैठे हैं, कांग्रेस के हैं, जेडीयू के हैं, आरजेडी के हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के। और जब मोदी साहब और अमित शाह आते हैं और कहते हैं कि हम ये कानून लेकर आए हैं कि अब मुसलमानों को ये साबित करना पड़ेगा कि तुम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए, तो दस्तावेज दो, तो असद साहब ने उस कानून के कागज को उठाया, मोदी और अमित शाह की नजरों में आंखें डालकर ये कहा कि तेरे इस कागज की कीमत मेरी नजर में क्या है, तो देख कागज फाड़कर उनके मुंह पर फेंक मारा है। लेकिन आज वो ताकत के बल के ऊपर दोबारा वो सब कानून वापस लेने की फिराक में है। हमको अपने बारे में सोचना है, अपने कौम के बारे में सोचना है, अपने नौजवानों के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। हमें पूरा यकीन है कि आप लोग हमें साथ देंगे। बस जाते जाते एक वादा आप लोगों से लेकर जाना चाहता हूँ, एक वादा आप लोगों से लेकर जाना चाहता हूँ कि 10 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, हम अपने घरों में रहेंगे। जो जो जहाँ जहाँ से आया है मेहनत करने के लिए, वो हम दुआएं भी करेंगे, लेकिन हमारी नजर टीवी के ऊपर लगी रहेगी कि कब ये खबर आती है कि बिहार की 21 सीटों में से ज्यादा सीटें मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन जीत कर निकाली गई है। उस दिन चर्चा ये नहीं होगी कि सरकार किसकी बनने वाली है, उस दिन चर्चा ये होगी कि अब हैदराबाद के बाद बिहार में भी अवैसी ने अपना जादू दिखा दिया। ये चर्चा होने वाली है। बस जाते जाते अगर आप असद साहब के साथ खड़े हैं सच्चे दिल से, पूरी ईमानदारी के साथ, और आप हमें वादा करते हैं कि आप इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे, तो मेरी आवाज से आवाज लगाई, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मुझे यकीन दिलाइए, बैरिस्टर